जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपको मैं इसमें कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक बताऊंगा और आज आपको भारत रत्न और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको देखने के मिलेंगे, जिसमें हम अभी वर्तमान 2024 में जो 5 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है तो उन सभी फैक्ट के बारे में देखेंगे। और आपके ये स्टैटिक जीके में जीके जीएस और इसके सारे पीवाईक्यूज को हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में सारे विद्यार्थी बिल्कुल आप आधे घंटे यदि बढ़िया से समय दे देंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे फैक्ट समझ में आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम डेली करंट अफेयर्स की एनालिसिस में आज आपको इसमें भारत रत्न से जुड़े हुए फैक्ट बताने वाले हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या आपके सामने में बातें दी गई है और इसमें हमें अभी क्या क्या पढ़ने हैं इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। तो देखो बाबू, क्या बात आपके सामने है जिसमें आज आपको क्लास में मैं बताने वाला हूँ ये सितंबर की जो आपको करंट अफेयर्स आपके सामने लाई गई है, जिसमें स्टैटिक जीके पीवाईक्यू जीके जीएस सभी देखने वाले हैं। और जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि भारत रत्न से जुड़े हुए फैक्ट को हम देखने वाले हैं। तो देखो आगे बातें की गई है, बिल्कुल ये आपके सामने डेली लाइव स्ट्रीमिंग क्लास चलती है और डेली सुबह 6 बजे ये क्लास आपको मिल जाती है ज्ञान संचार जीएस सेंटर पे। तो प्यारे बच्चों, देखो आगे क्या आपके सामने है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं और इस लेट्स गेट स्टार्टेड के तहत आपको इसमें बताएंगे कि आगे क्या फैक्ट आने वाले हैं। तो आगे देखो इसमें क्या है, आज की हम ताज़ा खबरों के बारे में पहले देखेंगे कि आज की वर्तमान खबरों में क्या क्या नई बातें अपडेट आपके सामने आ रही है। तो इस अपडेट को हम देखते हैं कि क्या आपके सामने है। पहला फैक्ट के रूप में है कि सेमीकॉर्न इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है। मतलब सेमीकॉर्न 2024 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है। आपसे पहला वो राज्य पूछ रहा है। तो बाबू, ये जो राज्य है आपके सामने, ये सब तो एक फैक्ट के रूप में है और फैक्ट में इतनी बातें कुछ एक्स्ट्रा होगी नहीं, सामान्य बातें हैं। तो ये आपके उत्तर प्रदेश यूपी में किया गया है और जहाँ से वे सांसद भी हैं, अभी वो काशी से सांसद भी हैं। तो आपके सामने देखो इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश है। आगे देखा जाए तो आगे देखते हैं बाबू कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में बातें कही जा रही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के रूप में कितने लोगों को सम्मानित किया है। तो यहाँ देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू साहब ने राष्ट्रपति फ्लोरेंस फ्लोरिंग के रूप में कितने लोगों को सम्मानित किया है। तो ये फैक्ट है आपके सामने, ये 15 लोगों को सम्मानित किए हैं। तो ये बात आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में है। और आप जो भी यदि कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आती है। और मैं आपको बताऊं कि आप यदि जैसे कि वर्तमान में जो एसएससी जीडी की पोस्ट आई है और यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी की आई है और किसी प्रकार के यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये संस्था जो ज्ञान संचार है, ये आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लास प्रोवाइड कर रही है। ऑफलाइन क्लास आपके सामने ये मात्र 399 रुपया में क्लास आप इजीली इनरोल कर सकते हैं, जो आपको शारदा क्लास एप्लीकेशन पे ये क्लास अवेलेबल है वर्तमान में अभी। आगे देखते हैं बाबू, तो इसमें आगे आपके देखो यहाँ पे 15 लोगों को सम्मानित किया गया है। आगे देखा जाए बाबू तो अगला जो है देखो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो बाबू ये चीन में किया जा रहा है, जो आपके सामने आंसर लिखा हुआ भी है। आगे देखा जाए बाबू तो यहाँ पे एशियन किंग कल्चर के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार किस राज्य में शुरू किया गया है। यहाँ पे केंद्र सरकार किस राज्य में शुरू किया है। तो आपके सामने राज्य का नाम है, ये भी बाबू उत्तर प्रदेश में ही किया गया है, उत्तर प्रदेश में ये की गई है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे अगला है, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे अरुण गोयल को अगले राजदूत के रूप में बाबू यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, मंगोलिया, अर्जेंटीना, रूस और क्रोएशिया। तो यहाँ पे क्रोएशिया
क्रोएशिया में इन्हें नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है, क्रोएशिया में नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे देखो बाबू, तो यहाँ पे कहा जा रहा है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C130J, C130J, C130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के रूप में किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे बोइंग एयर, लॉकहीड मार्टिन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और रिलायंस डिफेंस। तो यहाँ पे देखो आपके सामने क्या है, तो लॉकहीड मार्टिन में उन्हें अपनी समझौता किया है। आगे देखते हैं बाबू, तो अगला आपके सामने कुछ नया अपडेट बन के आ रही है और वो है भारत रत्न। जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे कि भारत रत्न, आज हम भारत रत्न से जुड़े हुए फैक्ट को देखने वाले हैं। और भारत रत्न के मतलब कितने लोगों को वर्तमान में मिला है? तो यहाँ पर 5 लोगों को भारत रत्न वर्तमान में मिला है। और इन भारत रत्न से जुड़े हुए हम बहुत सारे अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट को देखने वाले हैं। और सारे जो आपके सामने भारत रत्न से जुड़े हुए तथ्य होंगे उसको हम बहुत ही ईजिली अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि भारत रत्न के बारे में और भारत रत्न क्या होता है, ये भी आपको आज की क्लास में बताएंगे। तो देखो, भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों जिनमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यहाँ भारत रत्न दिया है। और मैं बताऊं भारत रत्न क्या होती है, तो एक पीपल के पत्ते पर भारत का वहाँ पे सिंबल लगा होता है। तो भारत रत्न देने का ऐलान किया है, मतलब ऐलान किया है, अभी तो यहाँ पे लंबे दिन हो गए तो ये यहाँ पे दे दिया गया, समझो, दे दिया गया। तो यहाँ पे जरा हम देखते हैं, इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल, तो यहाँ पे भारत रत्न पाने वाले सदस्य की संख्या पूछा जाएगा। तो अभी भारत रत्न पाने वाले कुल 53 मेंबर्स यहाँ पे हैं जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। तो हम यहाँ पे आप लोग लगातार कमेंट करते रहिए और आपका यहाँ पे जो डाउट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो मैं बताऊं कि भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तियों को मिलने वाला था, जो मिल चुका है। यहाँ पे पहला था जननायक कर्पूरी ठाकुर, पहले थे। दूसरे यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी जो जीवित हैं, मतलब ये मरणोपरांत मिलते थे लेकिन अब जीवित के बाद भी ये मिल रहे हैं। तो आगे देखते हैं, फिर आपके यहाँ चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव हैं और MS स्वामीनाथन को कृषि के क्षेत्र में मिला है। और सब देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र किस किस क्षेत्र में भारत रत्न मिलते हैं और इसकी क्या सुविधाएं हैं, ये सारी बातें आपको इस क्लास में आज मिलने वाली है। तो देखते हैं क्या आपके सामने है। तो यहाँ फैक्ट के रूप में हम पहले देखेंगे और सारी फैक्ट देखते हैं भारत रत्न से जुड़े हुए फैक्ट। तो भारत रत्न से जुड़े हुए फैक्ट हम देख लें पहले कि भारत रत्न पाने वाले को यहाँ टैक्स ना भरने की छूट दी जाती है, मतलब उसे टैक्स फ्री कर दिया जाता है। जिन्हें भारत रत्न दी जाती है बाबू, उन्हें टैक्स फ्री, भारत रत्न मिलने वाले को टैक्स फ्री हो जाती है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में खास अतिथि के तौर पर उन्हें भाग ले सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे लाल किले पे जो झंडा फहराई जाती है, वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तो वैसे तो दोनों अवसर फहराए जाते हैं, मतलब वहाँ पे आप मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ सम्मिलित हो सकते हैं। आगे देखो, हवाई जहाज, मतलब सुविधा के रूप में देखो, भारत रत्न की ये सारे फैसिलिटी हैं, तुम भी कुछ वैसा काम करो जो भारत रत्न तुम्हें भी मिले। तो हवाई जहाज, ट्रेन में A1 AC क्लास, इन्हें की जनरल में भेज देगा उसको, मतलब हवाई जहाज, ट्रेन, बस में फ्री यात्रा की छूट दी जाती है। मतलब एरोप्लेन, ट्रेन और किसी भी अन्य प्रकार के जो फैसिलिटी होती है यात्रा के लेवल से, वो उन्हें छूट मिलती है। आगे देखते हैं,
सम्मानित व्यक्ति सांसद की बैठकों और सत्र में भाग ले सकते हैं। जो सांसद की बैठक होती है उसमें वो भाग ले सकते हैं इजीली। तो ये सारी इसमें फैसिलिटी आपके सामने दिख रहा होगा। आगे देखते हैं क्या है। तो आगे देखो, पहला जो यहाँ पे पहला व्यक्ति कौन होंगे, तो यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहे हैं कर्पूरी ठाकुर। बाबू कर्पूरी ठाकुर कहना यहाँ पे थोड़ा अपमानजनक मुझे लग रहा है, जननायक कहना अच्छा लग रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में देखते हैं। और ये आपके बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम गांव से थे। शायद इन्हीं के नाम पर उस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम पड़ा है, और इन्हीं के नाम पे कर्पूरी ग्राम में इसको यहाँ पे कॉलेज भी है इन्हीं के नाम से, और यहीं पे इन्हीं के नाम से रेलवे स्टेशन भी है। तो शायद आपके लिए यहाँ पे कुछ नई बात जुड़ के आ रही है। और मैंने उस गांव को भी देखा है, उस गांव में गया भी है, और उस स्टेशन को भी बढ़िया से देखा है जहाँ पे इनका जन्मस्थली है। तो आप देख रहे हैं जननायक क्या है। तो कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया, जो अब कर्पूरी ग्राम, मतलब पहले तो इसका नाम पितौजिया था, लेकिन अब, और कितने विद्यार्थी होंगे जो अभी कर्पूरी ग्राम से क्लास देख भी रहे होंगे, बताइए कितने विद्यार्थी हैं जो कर्पूरी ग्राम से भी क्लास देख रहे हैं। तो यहाँ बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया, जो अब कर्पूरी ग्राम गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी, यहाँ पे उनके माता पिता के बारे में बता दें तो उनके पिता गोकुल ठाकुर थे और माता इनकी राम दुलारी देवी थी। तो इन्हीं के सुपुत्र जो यहाँ पे एक क्रांतिकारी व्यक्ति हुए जिन्हें जननायक की उपाधि मिली, और एक तरह से ये बिहार के मुख्यमंत्री पद को संभाले, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी संभाले पद। तो यहाँ इनके जीवनी से जुड़ी बहुत बातें आपको समझ में आएगी। और ये ऐसे व्यक्ति भी रहे कि हमारे एक छोटे से तबके से उठ करके और मुख्यमंत्री पद हासिल करते हुए भारत रत्न तक इन्हें सम्मानित किया गया। साधारण प्रतिभा के व्यक्ति नहीं थे, ये असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति थे। तो देखो, यह गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन बाबू 17 फरवरी 1988 को हो गया, और लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक, तो जननायक की उपाधि बाबू कर्पूरी ठाकुर साहब को दिया गया है। और लोकनायक की उपाधि जो संपूर्ण क्रांति किए थे, तो बताइए लोकनायक की उपाधि किन्हें दिया गया है। तो यहाँ पे जननायक के कारण उन्हें, यहाँ पे लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक की उपाधि दी गई। आगे बताते हैं, आगे आप लोग देते रहिए आंसर। देखो, तो आगे देखते हैं कि बाबू, तो उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता। मतलब पहले वे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब क्या हुआ वहाँ पे, वो कह सकते हैं कि MLA बने। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71, कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 और 1987-89 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। मतलब 2 बार वे 11वें मुख्यमंत्री के तौर पे बतौर काम किए। और वर्ष 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। मतलब ये 11वें मुख्यमंत्री भी रहे, और उससे पहले ये तो 70 में बने, यहाँ 68 में वे बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। तो पहले वे उप मुख्यमंत्री बने, बाद में वे मुख्यमंत्री के पद पे बतौर कार्यकाल किए थे। और बता दें, वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। मतलब इनसे पहले 10 मुख्यमंत्री जो हुए वे कांग्रेस दल के मुख्यमंत्री हुए, और पहली बार ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बतौर यहाँ बिहार में ये कार्य किए थे। आगे देखते हैं इनसे जुड़ी हुई फैक्ट। तो देखो, इन्होंने भारत में पहली बार, जो अभी देखते हैं ना OBC, जो देखते हैं OBC या BC 1 BC 2, ये OBC लागू करने वाला भारत में पहला व्यक्ति हैं जो इतनी बड़ी क्रांति कर दी है। आरक्षण के नाम पर ये OBC देने का काम किए थे।
तो देखो यहाँ पे क्या है, उन्होंने भारत ने पहली बार पिछड़ा वर्ग यहाँ पे ओबीसी को आरक्षण दिया। आगे देखते हैं, इन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। अब देखेंगे मुंगेरी लाल सिफारिश आगे क्या होगा। जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला, मतलब SC ST जो 238 ए आर्टिकल 238 ए और 238 बी के तहत जो आर्टिकल 238 में SC ST कहा गई है, 200 ए में OBC के बारे में बात कही गई है। तो SC 238 में है, 238 ए में आपका यहाँ पे OBC है और 238 बी में यहाँ पे ST की बातें कही गई है, जो आगे आपको हम बढ़िया से बताए भी हैं इस क्लास में। देखो यहाँ पे वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, मतलब आरक्षण की एक अभूतपूर्व मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने OBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास और उसके बाद महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटा। अभी ये बातें इसलिए बताई गई है क्योंकि आरक्षण की बात चल रही है, तो आरक्षण की बातें यहाँ पे आपको सुनने को मिल रहा है। और 26% आरक्षण आवंटित किया गया। 26% यहाँ पे आरक्षण की बात इनके सिफारिश पर हुई थी। अब देखते हैं, एक बात और देख लो, उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। ये एक तरह से मतलब सराहनीय काम इन्होंने किए कि उर्दू को द्वितीय भाषा जबकि हिंदी को प्रथम भाषा यहाँ पे मानी गई। क्लियर है बाबू। आगे देखो, ये भारत रत्न पाने वाले 40वें और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार के भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। मतलब यहाँ पर बहुत ऑब्जेक्टिव आपके सामने बनेगा कि जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कितने नंबर में मिला, तो 40वें नंबर में। बिहार के कितने नंबर में नहीं मिला, तो चौथे नंबर पर। आगे मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले, तो ये 15वें व्यक्ति रहे हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने भारत रत्न से जुड़े हुए कुछ बात आपके सामने है, देख लेते हैं। तो बाबू, भारत रत्न जो होती है एक पीपल के पत्ते पर इस तरह के यहाँ पे ये सिंबल बने होते हैं और भारत रत्न का इस तरह से एक आपको बेस्ट के रूप में मिलती है। तो भारत रत्न देखो, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया था। भारत रत्न शुभारंभ कब हुआ, तो आज़ादी के बाद हुआ है, 1954 में ये प्रारंभ किया गया था। भारत रत्न सम्मान के लिए सभी व्यक्ति, मतलब इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई जाति को ही मिलेगा, कोई खास व्यक्ति को ही मिलेगा। तो भारत रत्न के लिए सब के लिए व्यक्ति जाति, व्यवसाय, पद और लिंग के भेदभाव के बिना पात्र है। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यदि वो सराहनीय काम किया है तो उनके लिए भारत रत्न मिलना ज़रूरी है। अभी तक बाबू 53 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है। और यहाँ बता दें एक बात आपको कि एक तरह से सराहनीय काम क्यों ना हो, ये एक छोटे से गांव से निकले। और मैं बताऊं आपको कि इनके बारे में थोड़ा बताऊं, तो आप देख पा रहे हो यही वो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं जो एक छोटे से गांव से निकले और शायद असाधारण प्रतिभा को लेते हुए ताजपुर विधानसभा से ये पहली बार विधायक बने और उसके बाद फिर आगे ये बढ़ते चले गए और उसके बाद 1968 में जाते जाते ये उप मुख्यमंत्री बन गए और 70 में जाके मुख्यमंत्री बन गए। और इसके बाद फिर ये भारत में वो पहले व्यक्ति थे जो OBC पद को लागू किया। तो असाधारण प्रतिभा के हैं ही। और आगे बातें यदि कही जाए आपके सामने, तो इन्हें भारत रत्न दे करके मोदी सरकार में ये पहली बार इन्हें नवाजा गया, जो मरणोपरांत 15वें भारत रत्न पाने वाले हैं और बिहार के चौथे। मतलब मात्र इस बिहार की जो अभी वर्तमान की जो ये डेंसिटी पॉपुलेशन है, इसमें चौथे नंबर पर होना कोई साधारण बात नहीं है। आज इस इतिहास में चौथे व्यक्ति ये रहे जिन्हें यहाँ पे भारत रत्न बिहार में मिला है। और पूरी ओवरऑल भारत में कहा दें तो 15वें व्यक्ति रहे मरणोपरांत।
और कुल 53 मतलब ये कह दें कि 150 करोड़ आबादी है हमारे पास। और यहाँ पर हम सॉरी, तो ये आपके इतना आबादी में मात्र 53 व्यक्ति को मिला है, तो साधारण प्रतिभा के व्यक्ति ये नहीं माने जाएंगे। आगे देखते हैं, तो आगे आपके सामने कुछ बातें जुड़ी हुई है, इनसे जुड़ी हुई बहुत बातें आपको बताए हैं। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे थे कि ये भारत रत्न के बारे में जान रहे थे। आगे देखते हैं अगले व्यक्ति कौन है। अगले व्यक्ति के रूप में देखो तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। वो अभी वर्तमान में जीवित हैं और जीवित होने के उपरांत ही उन्हें मिला है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को हम देखते हैं कि क्या क्या बात इनके लिए है। तो बाबू लाल कृष्ण आडवाणी जी सबसे बड़ा सराहनीय काम किए राम मंदिर को लेकर के, और राम मंदिर के लिए इन्होंने रथ यात्रा शुरू किया। और रथ यात्रा के दौरान इन्हें बिहार के समस्तीपुर, जहां से ये कर्पूरी ठाकुर जी थे, वहीं उन्हीं की धरती पर जो वहां पर एक जेल चौक है, उन्हीं जेल चौक में समस्तीपुर के जेल में इन्हें लालू यादव जी के सरकार में इन्हें कैद कर लिया गया था। और इनके बाद इन्हें जो वो रैली करने के लिए जो रथ यात्रा था उनके लिए मना कर दिया गया था। राम भगवान की रथ यात्रा के लिए भी बिहार के ऐसे नेता थे जो उन्हें कैदी कर लिया गया था। और बता दें आपको कि शायद ये ऐसे व्यक्ति रहे जो अपने जीवन की परवाह न करते हुए वो रथ यात्रा को संपन्न किए, और यही रथ यात्रा का आगे परिणाम हुआ कि वो बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया और राम मंदिर का वहाँ पे निर्माण होने का बात आगे जोर पकड़ लिया। और इनके बाद में वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये इनके एक तरह से मानो तो ठीक इनके एक राइट हैंड के रूप में वो काम करते थे। और आगे जम्मू कश्मीर के लाल चौक पे जाकर के वो बेखौफ झंडा फहरा दिए थे। तो मोदी जी भी कोई जिंदा दिली व्यक्ति हैं, और वो भी शायद असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति हैं। हम कहते हैं उन्हें भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और हम बता दें आपको तो इनके बारे में कि ये अपनी वो रफ्तार जारी रखे, और अंततः कई वर्षों के बाद 2012, फिर 2018, 19, उसके बाद आगे कह दें तो ये 2020 का समय आया तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का निर्णय दे दिया और राम मंदिर बन गया, उसका उद्घाटन भी हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत खुशी का पल था कि भारत में शायद आप लोग राम मंदिर के बारे में यदि कभी दर्शन ना करने गए हो तो एक बार कर लीजिएगा जाके। मैं वो व्यक्ति हूँ जो तीसरी बार दर्शन इस वर्ष में करके आया हूँ, तो आप लोग भी जाइए। एक तरह से भारत का वो अद्भुत मंदिर है, तो ये आपके लिए बहुत ही गौरव का पल होगा। देखो बच्चों, तो यहाँ बता दें आपको कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले वे 50वें व्यक्ति हैं। उनके बारे में 40वें थे, ये 50वें व्यक्ति हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म यहाँ पे 8 नवंबर 1927 को कराची, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, वर्ष 1942 में वे आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक बहुत ही अच्छा संघ है। यदि आप कभी इसमें जाइएगा तो क्या हिंदुत्व होता है, और एक तरह से मानो तो एक हिंदू की परचम लहराने का ताकत इनमें है, और इनके साथ एक अखंड भारत का ध्वजा भी है। तो इसमें बहुत ऐसे हैं जो सदस्य हैं, मैं भी सदस्य हूं उसमें। तो यहाँ पे आरएसएस जो है उसमें मोदी जी भी हैं। उनके आरएसएस के जो अभी वर्तमान में जो चीफ हैं वो मोहन भागवत जी जो है, जो हिंदू के धर्म ध्वजा को वो लेकर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्य के रूप में भी आए। मतलब भाजपा जो था वह वास्तव में भाजपा वास्तव में नहीं था, वह जनसंघ बना, फिर और कुछ पार्टी बदलते बदलते अंत में वह भाजपा के रूप में परिवर्तित हुआ। जो अभी वर्तमान में जो एक फिल्म आई है मैं अटल हूँ, बहुत ही अच्छी फिल्म बताई गई है, और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की बहुत अच्छी वहाँ पे ये तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे इनकी आत्मकथा किताब का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। ये कई बार पूछा गया है बाबू कि माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ
माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, यही लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। और राम मंदिर बनने में, यदि राम मंदिर की बात में यदि तुल पकड़ाने का काम कोई किए हैं, जोर शोर पकड़ाने का काम किए हैं, तो यही वो रथ यात्रा के मुख्य धर्म ध्वजा वाहक थे। और इन्हीं की आसपास चिन्हों पे राम मंदिर बनने का काम जोर पकड़ा और बन गया। आगे देखते हैं, इन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर, अभी सितंबर ही चल रहा है, 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या, सोमनाथ जो यहाँ पे गुजरात में है, तो सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा इन्होंने की। और यही आगे तुल पकड़ा और बाबरी मस्जिद ढहाने का काम भी हुआ। फिर क्या हुआ कि राम मंदिर पर जो ढहाने का काम हुआ, तो यूपी में जो थे वे जो मुलायम सिंह की सरकार थी, और वहाँ पर जो हिंदू जो वहाँ पे जो कार सेवक थे, उन्हें निहत्थों पर गोली चलने का काम हुआ। तो जो अभी वर्तमान में जो आप देखते होंगे गत वर्षों में सीरीज जो आई थी, तो उन राम मंदिर के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले को सम्मानित किया गया, और राम मंदिर की जो उद्घाटन हुई थी उनमें शामिल होने का उन्हें मौका भी दिया गया। तो एक सराहनीय काम थी। आगे बताते हैं बाबू, तो आगे देखो, अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट के राज्यसभा, मतलब ये सबसे पहले 1970 में जनसंघ सीट के, यहीं से लाल कृष्ण आडवाणी जी भी आए थे, और यही जनसंघ से कहीं जो ये अटल बिहारी वाजपेयी भी कभी इससे जीते थे। तो यहाँ पे 1970 में जनसंघ सीट से ये चुने गए थे राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए चुने गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। और पहली वो व्यक्ति थे गैर कांग्रेसी जो संसद में जाकर के बैठे थे। और उनके समकालीन में आप फिल्म देखे होंगे, तो उनके समकालीन में ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उनकी ऐसी वाक्य शैली थी अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मैं कहना पड़ेगा कि अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति थे। इनकी वाक्य शैली इतनी गजब थी कि किसी को भी मनमुग्ध कर देते थे। जब मुलाकात उनकी हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी से, चूंकि बोलने में इतनी कुशल प्रवीण था, तो जवाहरलाल नेहरू जी वो कह दिए थे कि वन डे ही बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि एक दिन ये भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, और अंततः वो बने भी थे। उन्हीं को अलग ही ये प्रतिभा थी उनमें। आगे देखते हैं, 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उपराष्ट्रपति रहे। मतलब पहले ये उपराष्ट्रपति रहे कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी। मतलब इन्हें वास्तव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पेश किया गया, लेकिन इनकी विजेता उतनी हासिल नहीं हुई। अंततः इन्हें उप प्रधानमंत्री का पद इन्हें मिला। आगे देखते हैं, वर्ष 1998 से 2004 तक वे होम मिनिस्ट्री में रहे गृह मंत्री, जो अभी अमित शाह जी हैं, तो उन्हीं के जैसे ये भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं, जो 2004 तक रहे हैं। और इन्हीं के दौरान में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में थे। आगे देखते हैं बाबू, अगला क्या फैक्ट आपके सामने है। तो देखो, वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। 2009 में भाजपा के जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी रहे, लेकिन जीत ना पाए। लेकिन इन्हीं के अगला 2014 में इन्होंने ही घोषणा किया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मेरा अनुज भाई नरेंद्र मोदी रहेगा। तो आगे जाकर के फिर उन्होंने 2014 में अच्छी जीत हासिल की थी। आगे देखते हैं, तो इन्होंने 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किए गए हैं। आगे देखते हैं बाबू, अगला फैक्ट के रूप में क्या है। तो आगे जो हैं वो एमएस स्वामीनाथन। आज हम जो गेहूं भरपूर मात्रा में पैदा कर पा रहे हैं, इनका एकमात्र श्रेय जाने वाले व्यक्ति कोई हैं, तो यहाँ पे ये एमएस स्वामीनाथन है। एमएस स्वामीनाथन के बारे से एक और बात बता दें आपको, एक नॉर्मन बोरलॉग की बात आती है। नॉर्मन बोरलॉग कहना गलत लग रहा है मुझे, सर नॉर्मन बोरलॉग एक महान प्रतिभा के व्यक्ति थे। और इनकी जुड़ी हुई कहानी के बारे में आपसे 2 मिनट में बता दूं कि भारत में हरित जो क्रांति आई थी 1970-80 के दशक में, उनमें मुख्य योगदान तो एमएस स्वामीनाथन जी का रहा। लेकिन एमएस स्वामीनाथन जी किनके अनुयायी रहे? तो वे नॉर्मन बोरलॉग साहब थे। और नॉर्मन बोरलॉग साहब के मार्ग पर चलकर एमएस स्वामीनाथन ने वो सारी तकनीकें सीख ली उनसे कि किस प्रकार से बौने छोटे गेहूं पैदा करके और लंबी उसका जो बाइल आती है वो
उसकी जो फसलें के पौधे के जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसमें दाने होते हैं, उसको बड़ा कैसे किया जाए, ज़्यादा पैदावार किया जाए, सारी प्रक्रिया वो नॉर्मन बोरलॉग साहब से सीखे। और बाकायदा बोरलॉग जी इंडिया भी आए और भारत में हरित क्रांति को एक तरह से नया मोड़ मिला। और तब जा कर के आज 1970 के पहले की बात करें तो शायद आधे मतलब एक वक्त ही खाना लोग खाते थे और एक वक्त लोग भूखे रह जाते थे। और इनकी ये सराहनीय कदम रहा कि शायद आज कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता होगा। तो इन्हें बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहिए कि इन्हीं की आज बदौलत शायद कोई आदमी भूखा नहीं रहता होगा। और बता दें कि नॉर्मन बोरलॉग साहब आखिर हरित क्रांति की ओर अग्रसर क्यों हुए। तो एक बात बता दें कि जो अभी वर्तमान में जो गोरे अमेरिकन लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सॉरी ये ईस्ट अमेरिकन जो हैं तो वहाँ पे वेस्ट होना चाहिए, ईस्ट नहीं। तो यहाँ पे अमेरिकन जो थे या गोरे अमेरिकन जो थे, गोरे काले वहाँ दो भाग बटे हुए हैं। तो गोरे अमेरिकन जहाँ रहते थे वहाँ गेहूं की अच्छी पैदावार हुई थी और काले जहाँ रहते थे वहाँ पे पैदावार नहीं हुई थी। तो क्या हुआ कि गोरे लोग सोचे कि यदि मैं अपना गेहूं काले लोग को दे दूंगा, मतलब काले अमेरिकन को दे दूंगा, तो शायद हमारी उचित कीमत नहीं मिल पाएगी। कीमत बरकरार रहने के लिए अमेरिकन ने क्या किया कि कई 100 बोरियां गेहूं समुद्र में बहा दिया, लेकिन वहां भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। ये बात जो नॉर्मन बोरलॉग साहब को बहुत बुरा लगा और वे क्या किए कि वह चुपके से पहुंच गए कहाँ, तो काले अमेरिकन के पास पहुंच गए और वहां जा कर के उन्होंने वो सारी तकनीकें बता दी। मतलब 3S पद्धति, मतलब क्या, जो 3 गुनी वृद्धि वाली तकनीकें अपनाई और तब जा कर के वहाँ भी अच्छी पैदावार हुई और वहाँ के लोग अब भूखे नहीं रहे। इस पद्धति को सीखने के लिए जब पता चला ये MS स्वामीनाथन को, तो ये भी वहाँ पहुँचे और इनकी बात सीख करके, नॉर्मन बोरलॉग साहब की बात को सीख करके भारत आए और भारत में समस्तीपुर में जो पूषा जो कृषि केंद्र है इसकी स्थापना की गई और इसके बाद भागलपुर कृषि स्थापना की गई और यहाँ पर वे विकसित करने का पैमाना अपनाए। और आज भारत के यदि कृषि के क्षेत्र में कोई बड़ा उपहार है तो वो नॉर्मन बोरलॉग कृषि के क्षेत्र में उपहार है और आगे कई सारे उपहार मिले। तो इस प्रकार से भारत में जो कृषि में एक नई क्रांति आई और तब जाकर के आज भारत भी गेहूं के उत्पादन में कभी पीछे नहीं रहा है। आगे देखते हैं बाबू, तो इनके MS स्वामीनाथन की जो कदम है वो सराहनीय इनका रहा हमेशा प्रयास। तो देखते हैं क्या बातें आपके सामने है। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु सितंबर 1923 में हुई। कह सकते हो कि मात्र 1 साल अभी पूरे भी नहीं हुए। आज 14 सितंबर क्लास ले रहे हैं और 28 सितंबर मतलब उनके जो पुण्यतिथि के 14 दिन बचे हुए हैं 1 साल पूरे होने में। सोचो इतने दिन तक वो हमारे साथ रहे। चेन्नई में इनका निधन हो गया। आगे देखते हैं, स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ जिनमें शांति स्वरूप पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार उन्हें 1961 में मिल गया। रेमन मैगसेंस पुरस्कार 1971 में मिला। अल्बर्ट आइंस्टीन और विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में यहाँ मिला। आगे देखते हैं, इनके साथ ही इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला, पद्म यहाँ पे भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और आगे अभी इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी मिल गई। तो शायद इनके जीवित यहाँ पे ये जानकारी मिल जाता तो शायद कितनी अच्छी बातें होती। आगे देखते हैं बाबू, तो आगे हमारे सामने जो हैं PV नरसिम्हा राव, ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो देखते हैं कि PV नरसिम्हा राव के बारे में। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान के तेलंगाना तब हैदराबाद के वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। आगे देखते हैं, इनका पूरा नाम जो था पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम